नमस्कार, जोहार। आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता दिवस में। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। सन 2014 में भारत सरकार ने लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने के लिए इस दिवस की शुरुआत की। आज का दिन यानी राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल के महान प्रयास और सशक्त निर्णय को स्वीकार करने का दिन है। आज के कार्यक्रम को हमने कई सेगमेंटों में बांटा है। आज का जो हमारा पहला सेगमेंट है उसमें एक नजर डालते हैं महान सरदार पटेल के जीवन पर। सरदार पटेल का पूरा नाम था वल्लभ भाई झावेर भाई पटेल। इनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नडियाड में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के बाद इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन से की और वहां से वापस लौटकर अहमदाबाद में वकालत करने लगे। इसी दौरान महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। 1918 में खेड़ा संघर्ष और 1924 में बोरसाड आंदोलन में अपना सफल और महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद 1928 में बारडोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया और लगान वृद्धि का विरोध कर किसानों का साथ दिया। इस सत्याग्रह आंदोलन के सफल होने के बाद वहां की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दी। वल्लभ भाई पटेल अब सरदार वल्लभ भाई पटेल कहे जाने लगे। स्वतंत्रता की लड़ाई में इन्होंने आगे आने वाले आंदोलनों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से सबको प्रभावित किया। महात्मा गांधी ने कहा था, मेरे कई अनुयायी हैं, लेकिन मैं ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मेरा उप कमांडर कौन होगा। तब मैंने वल्लभ के बारे में सोचा। आजादी के बाद इन्होंने भारत का प्रथम उप प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री का पद संभाला। इसी दौरान देसी रियासतों का विलय इन्होंने अपनी रणनीतिक सूझबूझ के साथ किया। भारत के एकीकरण में उनके दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व ने महान योगदान दिया। उनके दृढ़ निश्चयी व्यक्तित्व के कारण उन्हें भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, इतिहास उन्हें भारत का निर्माता और इसे सशक्त बनाने वाले के रूप में याद रखेगा। भारत की सिविल सेवा को आधुनिक रूप देने में इनका अहम योगदान था। भारतीय संविधान में मूल अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार जैसे कई विषयों पर इनकी गहरी छाप है। सन 1991 में मरणोपरांत इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने 2018 में सरदार पटेल की 143वीं वर्षगांठ पर गुजरात में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का उद्घाटन किया। ये राष्ट्र की एकता का प्रतीक है। ये दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सरदार पटेल ने निस्वार्थ भावना से देश की सेवा की। उन्होंने देश के हितों को सर्वोपरि रखा और पूर्ण समर्पण की भावना से भारत के भाग्य को आकार दिया। सन 1950 में इनका देहांत हो गया, जो भारत के लिए अपूरणीय क्षति थी। लौह पुरुष सरदार पटेल को शत शत नमन। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आइए जानते हैं उनकी ही वाणी में एकता संबंधी उनके विचार। हमारा एक कर्तव्य है कि जिस मोहल्ले में हम रहते हैं, जिस शहर में हम रहते हैं, जिस नगर में हम रहते हैं, हम एक खुदा की औलाद है, एक ईश्वर की प्रजा है। हम सब एक बाप के, एक माँ बाप के फर्जंद है। इस प्रकार हम रहना चाहिए। तो जैसे सर्व धर्म का सार सर्व मजहब के लोग थे, एक रहे और सब कौम के, सब जात के कोई फर्क न रखे और कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं और सभी एक समान है, क्योंकि सब इंसान में जो आत्मा है, जो छोटी सी चीज है लेकिन जिससे वो खड़ा है, वो ईश्वर का अंश है। उसमें ऊंच क्या और नीच का, पवित्र क्या अपवित्र क्या,
पवित्र तो वही होता है कि जो अपना पवित्र जीवन रखता है, अपवित्र वही है कि जो ख्याल अपवित्र रखता है, अपना जीवन अपवित्र रखता है। तो न कोई हमारे में न कोई स्पृश्य होना चाहिए, न अस्पृश्य होना चाहिए, सभी एक समान है। जो एकता हुई है वो सैकड़ों साल पहले कभी नहीं थी, इतनी एकता हमने बनाई है। तो हिंदुस्तान का टुकड़ा होते हुए भी भारत आज एक बहुत बड़ा मुल्क, और जो काम हमें करना है वो काम हम करें तो सारी दुनिया में हिंदुस्तान जो अपना योग्य स्थान है वो ले सकता है। एकता ही वो सूत्र है जो हम सबको साथ में रखती है। ऐसे में ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम और आप इसकी महत्ता को समझें। आइए इस सेगमेंट में माननीय प्रधानमंत्री से जानते हैं कि राष्ट्रीय एकता दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमें ये हमेशा याद रखना है कि हम सभी के लिए अगर सर्वोच्च कोई बात है तो वो है सर्वोच्च हित, देश हित। सर्वोच्च हित, देश हित। जब हम सबका हित सोचेंगे तभी हमारी भी प्रगति होगी, तभी हमारी भी उन्नति होगी। भाइयों और बहनों, आज अवसर है कि इस विराट भव्य व्यक्तित्व के चरणों में हम उसी भारत के निर्माण का संकल्प दोहराएं जिसका सपना सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देखा था। एक ऐसा भारत जो सशक्त होगा, समृद्ध होगा और आत्मनिर्भर होगा। आइए इस पावन अवसर पर हम फिर से राष्ट्र के प्रति अपने समर्पण को दोहराएं। आइए सरदार पटेल के चरणों में नतमस्तक होकर हम ये प्रतिज्ञा लें कि देश का गौरव और मान बढ़ाएंगे, इस देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। वैश्विक स्तर पर भारत की संस्कृति विविधता में एकता की है, लेकिन बदलते समय के साथ इसमें कई चुनौतियां भी आई हैं। ऐसे में किसी राष्ट्र के लिए यह बहुत जरूरी हो जाता है कि वहां की जनता की सामूहिक एकता एक साथ प्रदर्शित हो। लेकिन सामूहिक एकता में सिर्फ शारीरिक एकता ही नहीं बल्कि मानसिक संवेदनशीलता भी शामिल है। ऐसे में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी विविधता में अंतर्विरोध को महसूस नहीं करें बल्कि एकता को महसूस करें। अब कार्यक्रम के इस सेगमेंट में आपको ले चलते हैं कुछ छात्रों और शिक्षकों के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके विचार क्या हैं। भारत के लोगों में जो भाईचारा है, जो यूनिटी है, ये बाकी देशों से कैसे अलग है? तो भारत की संस्कृति परिवारवाद पर आधारित है, और जहाँ तक हम पाश्चात्य देशों या अन्य देशों की बात करें तो वहाँ की संस्कृति निजता पर आधारित है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है कि माता पिता, बच्चे, दादा दादी, भाई बहन, चाचा चाची, ये जो एक संयुक्त परिवार की अवधारणा है, जिसका सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष यह है कि हम या परिवार में कोई सदस्य कमज़ोर होते हैं तो एक दूसरे को मदद करते हैं, और सबसे पहले एकता का जो भाव होता है वह परिवार से होता है, और भारत की संस्कृति का मुख्य आधार ही परिवारवाद है। जहाँ तक अन्य देशों की बात करें तो अन्य देशों में निजता पर आधारित संस्कृति है। तो ये एक बारीक अंतर है और मूलभूत अंतर है। हमारी एकता में कम्युनिकेशन का क्या रोल है सर? यह प्रश्न आज के दौर में काफ़ी प्रासंगिक है। सबसे पहले अगर हम एकता की बात करें तो एकता में बहुत सारा जुड़ाव है, बंधन है, और जुड़ाव बिना कम्युनिकेशन का नहीं हो सकता है, बिना संचार का नहीं हो सकता है, बिना संवाद का नहीं हो सकता है। लेकिन आज जिस तरीके से देश में सूचना तकनीक या संचार तकनीक विकसित हो रहा है,
उतना ही हमारे देश में संचार कमज़ोर हो रहा है। इसके पीछे हमें उन कारणों को समझना होगा। सबसे पहले अगर हम किसी के घर में जाते हैं किसी त्यौहार पर, पर्व पर, तो हम वहाँ जाते हैं, यहाँ बैठते हैं और अपने मोबाइल में लग जाते हैं और मोबाइल के बारे में हम बात करते हैं, भाई चलिए खाना है। वो भी सोचता कि मोबाइल में लगा है तो हम भी मोबाइल में लग जाएं, और इस तरीके से आपसी संवाद नहीं हो पाता है। आप देखिए संवाद की इतनी ताकत है कि जो दुश्मन भी हैं उनके बीच संवाद के माध्यम से बातचीत स्थापित हो सकती है। हम लोगों में अगर हमारे बीच में विचारों का भी विरोध है, लेकिन हमारे बीच अगर संचार स्थापित है तो वह एकता को परिभाषित करता है, प्रदर्शित करता है। आजकल इतनी अफवाहों के चलते इतनी घटनाएं घट रही हैं, क्या लगता है कि ये हमारी एकता को प्रभावित करती हैं? अगर असल मायने में देखा जाए तो हाँ, कहीं ना कहीं आपसी भेदभाव या मतभेद के चलते लोगों की एकजुटता कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है, लोग अंतर महसूस कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, फ़र्क पड़ रहा है। आपके जीवन में एकता का व्यवहारिक महत्व क्या है? मैं जब छोटा था तो हम लोग 3 भाई बहन हैं, तो हम लोग में अक्सर लड़ाई झगड़ा होते रहता था। तो हम मतलब अब जब हम जैसे धीरे धीरे बड़े होने लगे तो हम लोग में लड़ाई झगड़े कम होने लगी। और जैसे कि हम जब किसी भी बात को हमारे गार्जियन के सामने, हमारे माता पिता के सामने हमें रखना होता था, तो जब भी मैं अकेला जाता था तो शायद वो नहीं मानते थे या उसको नेगलेक्ट करके हटा देते थे। तो फिर हम तीनों सब जब साथ जाते थे तो उसी बात को लेकर तो हमारे गार्जियन भी मान लेते थे उस बात को कि हाँ चलो तीनों में है, तो तीनों का जब बात रखा जाए तो ठीक रहेगा। आधी आबादी यानी महिलाएं हमारे परिवार को एक कड़ी में संजोए रखती है, उनका क्या योगदान है? मैं जब महिला की बात आ रही है तो मैं अपनी माँ को इसमें सबसे पहले सर्वप्रथम रखूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। क्योंकि वो उन्होंने शुरू से ही एक परिवार, एक घर को बांधना, एक सूत्र में रखना, एकता बनाए रखना, मैं उन्हीं से सीखते आ रही हूँ, उन्हीं को देखते आ रही हूँ कि किस तरह से उन्होंने एज अ मेरे पापा को वो एक जगह रखा, उनके परिवार को एकता में बांध के रखा है। हम जैसे है वो अपने बच्चों को पढ़ा रही हैं, किस तरह से सभी से लोगों से बात करना है, किस तरह से उनके प्रति व्यवहार रखना है, ये सारी चीज़ें हम उन्हीं से सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमें जो सीखने को मिलता है वो सबसे पहला जो कड़ी है वो मेरे घर से, मेरी माँ से मुझे मिलता है, हमें अपने परिवार से मिलता है। तो राष्ट्रीय एकता की सही पहचान और सही एक सूत्र जो मंत्र बोलेंगे वो मुझे अपने घर से ही देखने को मिलता है। आज की राष्ट्रीय एकता में आप कौन सी चुनौतियाँ देखती हैं? राष्ट्रीय एकता है वो सोशल मीडिया के थ्रू मुझे लगता है कि हो सकता है, क्योंकि हम आज के यूथ जो है ज़्यादातर सोशल मीडिया में ही टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि सारी चीज़ जो भी इंफॉर्मेशन रहता है हमें लगता है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ही हमें मिलता है। तो कोई भी न्यूज़ आता है अगर हम उसको देखते हैं, उसका कोई भी हम जस्टिफाई नहीं करते कि कहाँ से वो आया है या फिर क्या उसका परिणाम है, बस हम उसे देखते हैं और फॉरवर्ड कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि राष्ट्रीय एकता पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभाव भी पड़ता है, और हमें इस चीज़ को लेके थोड़ा सा सचेत भी होना चाहिए कि कोई भी इंफॉर्मेशन को हम यूं ही फॉरवर्ड ना कर दें, बस उसकी थोड़ी परख करनी चाहिए, उसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, ताकि जो सामने हम किसी को उस चीज़ से परिचित कर रहे हैं तो वो भी उससे सही मतलब जो भी है वो उससे सही जान सके, कुछ उससे गलत वो भी आगे इंफॉर्मेशन बढ़ने से कहीं ना कहीं वो चीज़ में बाधा पड़ती है एकता में। एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को राष्ट्रीय एकता के लिए आप कितना जरूरी मानती हैं? एक भारत श्रेष्ठ भारत से मुझे ये देखने को मिलता है कि मैं जब ये देखती हूँ पूरे भारत में तो विभिन्न जाति धर्म समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ रहते हुए भी सारे एकता का परिचय देते हैं। वो ऐसे कि बहुत सारे लोग यहाँ पे रहते हैं, विभिन्न धर्मों को मानते हैं, विभिन्न परिवेशों में रहते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद जब हम त्यौहार मनाने के लिए निकलते हैं तो क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, इस चीज़ की कभी भी अलगाववादिता देखने को नहीं मिलती है। अपवादें होती है हर किसी में, इसकी बातें मैं नहीं करूँगी, लेकिन जब मैं अपने घर परिवार के बीच में अपने अगल बगल या आस पड़ोस में देखती हूँ तो मुस्लिम है, कुछ सिख हैं, कोई ईसाई है, तो ये अपने त्योहारों में हमें बुलाते हैं और हम जा कर के बखूबी उनके पर्व त्योहारों में शरीक होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मनाते हैं। तो इस तरह से मैं
ये कह सकती हूँ कि ये एकता का परिचय है। अकेली होती थी, स्कूल जाती थी, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम होता था, मैं आके अपने फैमिली को बताती थी कि आज मेरे साथ ये हुआ, मैं नहीं जाऊँगी, तो पापा मम्मी भैया मेरे फैमिली मुझे सपोर्ट करते थे। देखो अभी तुम छोटी हो, बाहर जाओगी, तुम्हारे फ्रेंड बनेंगे, सब कोई साथ में रहोगे तो वो तुम्हारे हेल्प करेंगे। अभी तुम अकेली हो इसलिए जाना नहीं चाहती हो। तो मैं जब बाहर गई, मेरे फ्रेंड बने, मैं उनके साथ रहने लगी। मुझे कोई कुछ बोलता था तो वो लोग मेरे सपोर्ट करते थे, मुझे बताते थे तुम अकेली हो इसलिए वो तुम्हें बोले, हम तुम्हारे साथ रहेंगे तो वो तुम्हें कभी नहीं बोलेंगे। फिर बाद में मैं यहाँ पे आई, मेरे स्कूल के बाद रांची में आई, मैं अकेले आई थी। यहाँ पे मेरे कोई फ्रेंड नहीं थे, मैं किसी को नहीं जानती थी। बाद में धीरे धीरे मेरे बहुत सारे फ्रेंड बने यहाँ पे, जिनके साथ मैं अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर बता सकती थी। कुछ भी प्रॉब्लम होता था, मुझे कोई कुछ बोले या फिर किसी तरह का हेल्प चाहिए तो वो लोग मिल के मेरा हेल्प करते थे, मेरी मदद करते थे। बात जब हमारे देश की आती है, अगर देश में इतने सारे मतलब समुदाय के लोग रहते हैं, अगर हम सब पूरे भारतवासी अगर एकजुट होकर रहे, एक साथ होकर रहे तो कोई बाहर वाला हम लोग के साथ कुछ भी नहीं कर सकता है। हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। राष्ट्र विविधता में एकता की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आप क्या सोचती हैं? हम पहले ही अगर बाहर निकलते हैं घर से तो किसी का नाम जानकर या किसी का धर्म जानकर उसके बारे में अपनी धारणा बना लेते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और ये शुरुआत सबसे पहले हम युवाओं से ही होनी चाहिए, तभी हम सही मायने में राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं ऐसा हम कह सकते हैं। क्योंकि हमें नहीं पता कि वो अलग धर्म का है लेकिन उसकी सोच कैसी है, तो पहले उसे जानें, उसे परखें, उसकी सोच को समझें। हो सकता है कि वो इंसान सही हो, तो किसी के धर्म, किसी की जाति या किसी के अलग राज्य से होने पे उसके बारे में कोई भी अवधारणा ना बनाए अपने मन में, तब सही मायने में हम कहीं जाकर कह सकेंगे कि हाँ आज हम राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं। और ये सिर्फ किसी एक दिन के लिए नहीं, हर दिन और हर एक व्यक्ति के सोच में ऐसी सोच होनी चाहिए। अखंड भारत के निर्माण में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो योगदान रही हैं, वो आज के परिप्रेक्ष्य में उनका क्या महत्व है, वो हमारे आज का जो प्रेजेंट है उसको कैसे प्रभावित करती है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये नाम जब भी आता है हम आज का सशक्त और एकीकृत भारत का एहसास कराता है। आज़ादी 200 वर्षों के गुलामी के बाद जब ब्रिटिशर से हमें आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिली, देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि ये 500 साढ़े 500 रियासत जो डिफरेंट जगह पर डिफरेंट स्टेट्स में फैले हुए हैं, जो अपने को स्वतंत्र समझ रहे थे, सारे लीडर्स लोगों ने ये डिसाइड किया कि ये काम इतना बड़ा बृहत काम किनको दिया जाए। लोगों ने पाया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो उस समय गृह मंत्री भी थे, ही वॉज ऑल्सो द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उन्होंने ये बीड़ा उठाया और ठानी उन्होंने कि नहीं, इंडिया वॉज वन और इंडिया विल बी वन। तो इस बीड़ा को उठाते हुए उन्होंने अपनी प्रयास जारी रखी और 500 साढ़े 500 रियासतें जो डिफरेंट जगह पर जो बिखरे पड़े हुए थे एकीकृत हो गया। और आज हम जो सशक्त एकीकृत भारत में रह रहे हैं, ये क्रेडिट श्रेय हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है, जो आयरन मैन ऑफ इंडिया, जिनकी तुलना लॉर्ड बिस्मार्क से की जाती है, जिनको आयरन मैन भी कहा जाता है, और जिनके चलते आज हम सशक्त भारत बने हैं। आज हमारी इकोनॉमी, आज हमारी सारी चीज़ें, सारी दुनिया हमें लोहा मानती है। जिस तरह से सर्वपल्ली राधाकृष्णन का बर्थ डे 5 सितंबर को हम लोग टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं पूरे भारतवर्ष में, उसी तरह से ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति हमारे एक सम्मान रहेगा, एक सम्मान होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति सत सत नमन रहेगा। इस समय देश आज़ाद हुआ, भारत को एकीकृत करने की चुनौती सबसे बड़ी थी। सरदार पटेल ने इस चुनौती का सामना कैसे किया? भारत जब आज़ाद हुआ, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने और गृह मंत्री के रूप में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने योगदान अपना दिया। भारत पाकिस्तान बंटवारे में पाकिस्तान तो बन गया था, लेकिन पूर्ण रूपेण भारत नहीं बन पाया था। भारत लगभग 565 के आसपास जो देसी रियासतें थे उनमें उलझा हुआ था। सभी देसी रियासतें इस असमंजस में थे कि हमारे आगे का क्या होगा, हम भारत में रहेंगे, पाकिस्तान में मिल जाएंगे या हम स्वतंत्र रूप से रहेंगे। क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने जिस तरह की नीति अपनाई थी, यह एक उलझा हुआ बात था। यह पूरा का पूरा जो
श्रेय जाना चाहिए भारत एकीकरण के लिए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जाना चाहिए। जब बड़े बड़े जो देसी रियासत एकाएक मिलने लगे तो बहुत सारे जो छोटे छोटे देसी रियासत थे, जिसमें आपको यहाँ का सरायकेला का, खरसावां का जो झारखंड में है, उनके बारे में भी आप पढ़िएगा, तो वे अपने कुछ शर्तों के साथ भारत में विलय होने की बात स्वीकार कर लेती। इतना ही नहीं, आज़ादी के बाद यह पटेल का सूझबूझ ही था कि उन्होंने बिना किसी शस्त्र बल का उपयोग किए हुए ये सांप्रदायिक दंगों को शांत कराया। इसलिए देश में जो एक स्वच्छ राजनीति होनी चाहिए, जो देश की एकता और अखंडता और राष्ट्रवाद के लिए है, उसमें जब भी एक इतिहासकार के रूप में हम इतिहास को देखते हैं तो उसमें सबसे ऊंचा नाम हम पाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। राष्ट्रीय एकता दिवस पर हम उनको भूरी भूरी नमन करते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश के 565 देसी रियासतों को एकीकृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका मानना था कि अगर इन रियासतों को भारतीय संघ में शामिल नहीं किया जाएगा तो भारत खंड खंड में बटा हुआ होगा। इन्हीं 565 देसी रियासतों को एकीकृत करने के लिए सरदार पटेल ने अपनी रणनीति और कूटनीति दोनों का प्रयोग किया। रजवाड़ों से यह कहा कि अगर आप भारतीय संघ में मिल जाते हैं तो आपके सिर्फ 3 अधिकारों का हम उपयोग करेंगे, रक्षा, संचार और विदेशी मामले, और हम फिर आपको विभिन्न प्रकार के सहयोग भी देंगे। दूसरी कूटनीति का इन्होंने प्रयोग किया। इन कूटनीति के तहत इन्होंने देसी रियासतों को कुछ रकम प्रिवी पर्स के रूप में दिया और इन्हें यह आश्वस्त किया कि आपकी जो उपाधियां हैं वह आपको दिया जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी। यह इसलिए इस देश के लिए आवश्यक था क्योंकि इन देसी रजवाड़ों के पास 48% भूमि और 28% जनसंख्या थी। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी रणनीति और कूटनीति का प्रयोग करते हुए देश को एक सूत्र में बांधा और विविधता में एकता को स्थापित किया। इस कार्य के लिए ही उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है। यही कार्य जर्मनी में बिस्मार्क ने और इटली में गैरिबाल्डी और मेजनी ने किया। राष्ट्रीय एकता हमारी साझी संस्कृति है जो हमारी विविधता में एकता की संस्कृति को पोषित करती है। ऐसे में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो आज का हमारा भारत है वो हमारे महान स्वतंत्रता सेनानियों की दूरदर्शिता का परिणाम है। तो आइए आज राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हम एक बार फिर से सरदार वल्लभ भाई पटेल को शत शत नमन करें। दीजिए इजाजत अमित कुमार और पूरी टीम को। नमस्कार, जोहार।